आज के लेक्चर का टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति का विषय आज भी विवादाग्रस्त है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह भारत के ही मूल निवासी थे। निम्न अवतरणों में हम इस विवादास्पद प्रश्न का यथा योग्य जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर प्रथम जो पॉइंट आता है वो है राजपूत क्षत्रिय थे। राजपूत राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। प्राचीन भारत में राजपुत्र शब्द का प्रयोग शासक वर्ग के राजकुमारों के लिए होता था। उस समय शासक वर्ग अधिकांश क्षत्रिय ही होते थे, अतः उनके राजकुमार ही राजपुत्र शब्द से संबोधित किए जाते थे। स्पष्ट है कि राजपुत्र शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त न किया जाकर केवल क्षत्रिय राजकुमारों व राजवंश से संबंधित व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग में लिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अश्वघोष के ग्रंथों, बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी आदि में भी राजपुत्र शब्द उपलब्ध है, परंतु युवान च्वांग ने नरेशों का वर्णन करते उनके क्षत्रिय लिखा है, राजपूत नहीं। नाडोल के चाहमानों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यद्यपि राजपुत्र शब्द का अर्थ राजा का पुत्र ही बना रहा, फिर भी उसके अर्थ में निश्चय ही क्रमिक परिवर्तन हुआ था, क्योंकि अब उसका अर्थ विशिष्ट रूप से ऊंची राजनीतिक स्थिति की ओर नहीं अपितु एक वंशज समूह की ओर भी संकेत करता है। इस प्रकार राजपुत्र का व्यापक अर्थ था राजा के वास्तविक पुत्र से लेकर निम्नतम श्रेणी का भूस्वामी। स्पष्ट है कि कालांतर में राजपुत्र शब्द का विकृत रूप राजपूत हो गया। राजपूत शब्द का प्रचलन विशेषतया यहाँ मुसलमानों के आने के बाद हुआ, क्योंकि उन्हें राजपुत्र के उच्चारण में कठिनाई होती थी। अतः स्पष्ट है कि राजपूत विदेशी नहीं वरन भारत के प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं। प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं और वे अपने को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी मानते हैं। जैसे प्रतिहार अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि चंदेल अपने को चंद्रवंशी। आरंभ में क्षत्रियों की केवल 2 शाखाएं थी। महाभारत में भी सूर्य और चंद्रवंश का उल्लेख है। सभा पर्व में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस समय सूर्य और चंद्र से उत्पन्न होने वाले 2 वंशों की शाखाएं हैं। कालांतर में तीसरी शाखा यदुवंशी भी बन गई। कालांतर में परिवार विशेष के मुख्य व्यक्तियों के नाम पर वंशों की परंपराएं चल पड़ी। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची प्राप्त होती है। राजतरंगिणी में भी कलहण ने 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया है, परंतु दोनों सूचियों को जब मिलाया जाता है तो उनमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इन भिन्नता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूचियां इस ढंग से बनाई गई थी कि इनमें परिवर्तन किया जा सके। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा का प्रमुख केंद्र गुर्जर प्रतिहार रहे हैं, क्योंकि तिथि क्रम की दृष्टि से महान राजपूत वंशों में ये न केवल सबसे प्रथम मंच पर आए, अपितु इनकी ऐतिहासिक भूमिका भी अन्य से अधिक प्रभावशाली रही है। आधुनिक राजपूत इन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के वंशज और 36 शाखाओं में विभक्त हैं। इनमें गुर्जर परिहार, चौहान, चाहमान, सोलंकी, चालुक्य, परमार, चंदेल, तोमर, कलचुरी, गहरवाल या राठौड़, राष्ट्रकूट और गुहिलोत, सिसोदिया आदि उल्लेखनीय है। राजपूतों की परंपराओं में भी वे क्षत्रिय ही कहे गए। प्रतिहार अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। ग्वालियर से प्राप्त एक अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चाहमनों को सूर्यपुत्र बताया गया है। इसी प्रकार चंदेल अपने को चंद्रमा और ब्राह्मण कन्या की संतान मानते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति हरिति ऋषि के कमंडल से बताई गई है। हुनसांग ने भी चालुक्य, नरेश, पुलकेशी, दित्य को क्षत्रिय बताया है। अतः स्पष्ट है कि राजपूत क्षत्रिय वंशज ही है और अति प्राचीन काल से राजपुत्र का प्रयोग क्षत्रियों के लिए हुआ है। उदाहरणार्थ महाभारत में द्रौपदी को राजपुत्री कहा गया है। बहुभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। पाणिनि ने राजपुत्र का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया है। राजस्थान के इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इसी धारणा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद लिखते हैं, राजपुताना के कुछ राज्यों में साधारण
बोलचाल में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय, सामंत या जागीरदार के अवैध पुत्रों को सूचित करने के लिए किया जाता है, परंतु वास्तव में यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे इस संदर्भ में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के परिणाम स्वरूप अनेक क्षत्रिय वंशों ने अपना धर्म कर्म छोड़ दिया था, अतः राजपूताना में निवास करने वाले क्षत्रियों ने अपनी शुद्धता और विभिन्नता को बनाए रखने के लिए शेष भारत के क्षत्रियों से विवाह संबंध और खान पान छोड़ दिया। इस प्रकार राजपूताना के क्षत्रियों की एक पृथक इकाई बन गई। राजपुत्र होने के नाते ये अपने को राजपूत कहने लगे। दूसरा पॉइंट, अग्निकुंड से उत्पत्ति। एक अनुश्रुति प्रचलित है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस अनुश्रुति के अनुसार जब परशुराम ने प्राचीन क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तब राजा न होने के कारण साधारण लोग अपने कर्तव्यों से गिरने लगे। ऐसी दशा में देवता लोग दुखी हुए। उस हालत में आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया। उसी अग्निकुंड से देवताओं ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चहमन को उत्पन्न किया, इसलिए ये अग्निवंशी कहलाए। इसकी पुष्टि में हम चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को ले सकते हैं। राजपूत इन्हीं चारों की संतान माने जाते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इन अनुश्रुतियों को कपोल कल्पित मानते हैं और इससे चारणों द्वारा प्रतिपादित अनुश्रुति मानते हैं। राजस्थान चारण और भाट राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से मानते हैं और वे अपने मत के समर्थन में पृथ्वीराज रासो की प्रस्तुत करते हैं। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई इस धारणा का प्रतिपादक है। उसने रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इस प्रकार लिखा है: विश्वामित्र, गौतम और अगस्त ऋषि ने आबू के पर्वत पर एक महायज्ञ किया। दैत्य इन यज्ञों का सदैव विरोध किया करते थे, अतः उन्होंने मांस, मदिरा, मलमूत्र आदि द्वारा यज्ञ को अपवित्र कर उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। वशिष्ठ ने ऋषियों की सहायता के लिए यज्ञ कुंड से प्रतिहारों को उत्पन्न किया और उसके द्वारा रक्षक का काम दिया। प्रतिहार के उपरांत चालुक्य और परमार प्रकट हुए, परंतु जब ये तीनों योद्धा भी यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके तो अग्निकुंड से रक्त वर्ण के मुंह वाला प्रचंड सेनापति के रूप में चहमन, चौहान प्रकट हुआ। उस वीर धनुर्धर चहमन ने यज्ञ की रक्षा की और उसी वंश में प्रतापी पृथ्वीराज का जन्म हुआ। रासो की यह कथा कहीं थोड़े परिवर्तन सहित अन्य साधनों में भी दोहराई गई है। पृथ्वीराज के समकालीन कश्मीरी पंडित जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि मलेच्छों ने पवित्र यज्ञ स्थल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अतः ब्रह्मा द्वारा असुर वध के लिए प्रेरित पुरुष विष्णु का अवतार हुआ। वही पुरुष चहमन के नाम से विख्यात हुआ। बैदला के चौहानों के सीसाना अभिलेख, जो राजकृत हमीर रासो नैन्सी की ख्यात तथा मैनपुरी के चौहानों के इतिहास, चौहान चंद्रिका आदि में भी अग्निकुंड उत्पत्ति संबंधी कथा का वर्णन विद्यमान है। लेकिन इस मत की आलोचना होती है और क्रिटिसाइज करते हुए कहा जाता है कि इतिहास में केवल सत्य घटनाओं का लेखा जोखा होता है, कल्पनाओं का उसमें स्थान नहीं दिया जाता। आबू के अग्निकुंड से प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा चामनों की उत्पत्ति इतनी चमत्कारपूर्ण ढंग से बताई गई है कि वह अविश्वसनीय प्रतीत होती है। अग्निकुंड उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो में ही किया गया है। बाद के लेखकों ने संभवतः रासो के लेखक चंद्रबरदाई का अनुसरण मात्र किया है। रासो स्वयं ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। जयचंद्र विद्यालंकार ने तो उसमें अंकित तथ्यों का मूल्य चंडू खाने की गप्पों जैसी अधिक नहीं माना है। अधिकांश विद्वान रासों को कपोल कल्पित मानते हैं। पाश्चात्य इतिहासकार तो इसमें उल्लेखित तथ्यों का ऐतिहासिक विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रासो की रचना 15वीं-16वीं सदी से पूर्व नहीं हुई, जबकि चंद्रबरदाई द्वारा प्रतिपादित रासो का चारों अग्निवंशों का इतिहास लगभग 600 वर्ष पुराना है। रासो में उल्लेखित चारों राजवंशों में से केवल परमार ही अपने को अग्निवंशी मानते हैं। शेष तीन, प्रतिहार, चालुक्य व चामन, अपने को अग्निवंशी नहीं मानते। प्रतिहार व चामन अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और चालुक्यों ने अपने लेखों में अपने को चंद्रवंशी माना है। जहां मन संबंधित अन्य ऐतिहासिक स्रोतों पृथ्वीराज विजय तथा जयचंद्र
सूरी के हमीर महाकाव्य में अग्निकुंड उत्पत्ति की कथा का सर्वथा अभाव है, इसलिए रासों की ऐतिहासिकता में संदेह होता है। और इसी संदेह के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासों के संदर्भ में इस प्रकार लिखा है, अग्निकुंड से उत्पत्ति केवल एक ऐसी कल्पना पर आधारित है जो मध्यकालीन चारण और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है। एक और मत प्रस्तुत है, वो है थर्ड पॉइंट, विदेशियों से उत्पत्ति। कनिंघम, क्रुक व स्मिथ राजपूतों को भारतीय न मानकर विदेशी मानते हैं। कनिंघम इन्हें यूची जाति का वंशज मानते हैं और इनका संबंध कुषाण जाति से बताते हैं। इनका आधार बौच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र है जो शक संवत 978 ईस्वी का है। इतिहासकार स्मिथ की धारणा है कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए उनका भारतीयकरण हो गया और इन भारतीयकृत विदेशियों के राजवंशों को राजपूत का नाम मिला। भारतीयकृत साधारण विदेशी गुर्जर इत्यादि कहलाए। इसी प्रकार दक्षिण भारत की अनेक अनार्य जातियों को जैसे गौड़, बर, खर्व इत्यादि का भी भारतीयकरण हो गया। इन जातियों के लोग चंदेल, राठौड़ इत्यादि राजपूत कहलाए। कालांतर में इन सभी भारतीयकृत विदेशी जातियों ने प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने को सूर्य और चंद्र की संतान कहना प्रारंभ कर दिया। क्रुक महोदय शक, कुषाण, पल्लव तथा हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। उनका कहना है कि गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थी। इस जाति तथा अन्य विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इन्हीं सब भारतीयकृत जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर R.G. भंडारकर भी इसी धारणा की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है कि गुर्जर विदेशी थे, वे खिजर जाति के थे और खिजर हूणों के साथ भारत आए थे। राजपूत इन्हीं विदेशी गुर्जरों की संतान है। आगे चलकर उन्होंने अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रतिहार, चालुक्य, परमार व चाहमनों को भी पृथक पृथक रूप से गुर्जर सिद्ध करने का प्रयास किया। अपने कथन की पुष्टि हेतु उन्होंने पुराणों का भी सहारा लिया। उनका कहना था कि पुराणों में हे राजपूत जाति का उल्लेख विदेशी शकों और यवनों के साथ हुआ है, अतः हे विदेशी हुए। वे पुनः तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भारतीयों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के कारण हूण क्षत्रिय कहलाने लगे, परंतु राजपूतों को विदेशी गुर्जर का वंश स्वीकार करने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती है। भारत में गुर्जर बाहर से आए, इसके प्रमाण प्राप्त नहीं है। गुर्जर खिजर थे, इसके प्रमाण भी नहीं मिलते। गुर्जर व खिजर लोगों की परंपराओं में तो अंतर है, उससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों जातियां भिन्न भिन्न थी। खिजर जाति स्थायी रूप से रहने वाली थी, जबकि गुर्जर जाति भ्रमणशील थी। गुर्जर स्वयं अपने आकार से भारतीय दृष्टिगत होते हैं। जहाँ तक हे जाति का संबंध है, पुराण उसे स्पष्ट रूप से चंद्रवंशी आर्य क्षत्रिय बताते हैं। भारतीय शास्त्रों में कहीं पर भी हूणों को क्षत्रिय नहीं कहा गया है। राजपूतों की 36 शाखाओं में हूणों को कहीं नाम नहीं मिला है। यदि गुर्जर हूणों के साथ भारत आए होते तो साहित्य अथवा अन्यत्र जहां हूणों का उल्लेख मिलता है वहीं गुर्जरों का भी उल्लेख होना चाहिए था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं मिलता। बाण के हर्षचरित में हूणों और गुर्जरों का उल्लेख अलग अलग मिलता है। इसके प्रत्युत्तर में जैक्सन महोदय कहते हैं कि चूंकि गुर्जर हूणों के अधीन ही एक शाखा थी, इसलिए उनका उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में हूणों का उल्लेख है पर गुर्जरों का नहीं। उपयुक्त तर्कों से तो राजपूत विदेशी गुर्जरों का संतान सिद्ध नहीं होते। राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से मानना तो और भी विवादास्पद बन जाता है। और जब हम इन्हें भारत में हूणों के साथ आया माने, यदि हूण और गुर्जर एक साथ भारत आए होते तो भारतीय साहित्य में उनका उल्लेख भी साथ साथ हुआ होता। इससे हमें यह संदेह नहीं होता कि राजपूत जो अपने शौर्य व वीरता के लिए विश्वविख्यात हैं, वे निर्बल गुर्जरों के वंशज बनना पसंद क्यों करते। इसके अलावा हुनसांग ने तो अपने वर्णन में गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा बड़ा राज्य बताया है। डॉक्टर भंडारकर राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने हेतु प्रतिहारों, चालुक्यों, परमारों और चौहानों को पृथक पृथक रूप से गुर्जर सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं और अंत में कहते हैं कि गुर्जर विदेशी थे
तो राजपूत भी विदेशी थे।